बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स बच्चों हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो होती है। जैव प्रौद्योगिकी के प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस क्या है या इसके स्टेप्स क्या है, ये भी लिख सकते हैं हम। आरडीएनए टेक्निक में आरडीएनए तकनीक के चरण या उसके पद कौन कौन से। यहां पे बच्चों में पद के बस नाम लिख रहा हूं, डिटेल में एक एक करके अब हम समझते भी जाएंगे। पहला आता है डीएनए को आइसोलेट करें। जब भी बायोटेक शुरू होती है पहला काम यही होता है डीएनए का पृथक्करण। दूसरा, फिर डीएनए को हम आरी द्वारा काटेंगे, आरी द्वारा खंडन किया जाए, पाचन किया जाए। फिर उसके बाद अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा वांछित जीन का चयन, मतलब जो भी अपनी वांछित जीन है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, वांछित जीन सिलेक्ट हो गई है तो उसके बाद उसकी संख्या बढ़ाना हो तो पीसीआर द्वारा, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। अच्छा, पीसीआर करने के बाद उसको हम संख्या बढ़ा देंगे, फिर उसको वाहक के साथ जोड़ा जाता है। तो वांछित जीन को संवाहक से जोड़कर, वाहक मतलब वेक्टर से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। अच्छा, वेक्टर से जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, फिर उसको हम होस्ट सेल में प्रवेश कराएंगे, कोशिका में प्रवेश कराएंगे। जब वो होस्ट सेल में प्रवेश कर जाएगा तो हम रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए युक्त कोशिकाओं का चयन, पुनर्योजी कोशिकाओं का चयन करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति करते हैं और लास्ट में एक स्टेप और चलती है, अनुप्रवाह संसाधन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अच्छा, ये सब क्या क्या होता है डिटेल में हम एक एक करके समझेंगे। क्लियर? सबसे पहला पार्ट शुरू करते हैं, डीएनए का पृथक्करण कैसे किया जाता है। पहले इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब स्टार्ट करते हैं डीएनए का पृथक्करण, डीएनए का आइसोलेशन। डीएनए के पृथक्करण की अगर हम बात करें, जीवाणु कोशिका से डीएनए पृथक्करण मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आपको समझाने के लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर ये एक बैक्टीरियल सेल ले ली। बैक्टीरिया की कोशिका में बाहर की तरफ ये कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ आप देखोगे ये अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। अगर हमें डीएनए को बाहर निकालना है तो इस कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली सबका पाचन करना पड़ेगा, सबको तोड़ना पड़ेगा, मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब तोड़नी पड़ेगी। अब आप बताओ, बैक्टीरिया की बात चल रही है, सेल वॉल को तोड़ना है, कौन सा एंजाइम? वेरी गुड, लाइसोजाइम। याद है कुछ ऐसे पहले हमने सीखा था, लाइसोजाइम। सेल मेम्ब्रेन तोड़ना हो तो लाइपेज, तो हम यहां लाइसोजाइम सेल वॉल को तोड़ने के लिए और लाइपेज मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर मिला देंगे। टेस्ट ट्यूब में क्या मिला दिया? लाइसोजाइम और लाइपेज। लाइसोजाइम लाइपेज मिलाने से इसकी सेल वॉल भी टूट गई, देख रहे हैं आप लोग, यहां तो ऐसी है लेकिन यहां टुकड़ों में हो गई। सेल मेम्ब्रेन ये भी टुकड़ों में हो गई, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कैसे टुकड़े टुकड़े हो गए। अब बच्चों, ये जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट थे, टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को नीचे बिठाना पड़ेगा, अलग तो करना पड़ेगा, नीचे बिठाना पड़ेगा। और नीचे बिठाने के लिए यहां पर अगली स्टेप चलाते हैं अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब हाई स्पीड पे इस पर घुमाना। इसको टेस्ट ट्यूब को ऐसे हाई स्पीड पर ऐसे घुमाया जाता है। जब इसको हम हाई स्पीड पे ऐसे घुमाते हैं तो ये जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के टुकड़े हैं ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। ये बच्चों कुछ इस तरह से, यहां पर ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के टुकड़े नीचे आ जाएंगे और ये जो डीएनए है ये बाहर रह जाएगा। लेकिन एक खास बात, जब हम सेल को तोड़ते हैं तो सेल में से केवल डीएनए ही बाहर नहीं आएगा, सेल के अंदर तो यहां आरएनए बैठा है, प्रोटीन बैठा है, सब बाहर आएंगे। तो सेल में से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब बाहर आ जाएंगे और ये जो टुकड़े हैं ये नीचे बैठ जाएंगे। अच्छा, इन सारे टुकड़ों में से हमें किसकी जरूरत है? हमें किसका पृथक्करण करना है? डीएनए का। डीएनए को पृथक करना है तो इस आरएनए को तोड़ना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं आरएनए को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होगा? वेरी गुड, आरएनए को तोड़ना है तो यहां आरएनएज मिला देंगे। आरएनएज किसको तोड़ेगा? आरएनएज मिला देंगे ताकि ये आरएनए को तोड़ देगा। अच्छा, प्रोटीन को भी तोड़ना है, जरूरत नहीं है उसकी, तो प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीएज डाल देंगे, तो प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ देगा, आरएनएज आरएनए को तोड़ देगा। अरे बात समझ में? तो अभी तक क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइसोजाइम लाइपेज मिलाए, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन टूटी, सेंट्रीफ्यूज किया, टुकड़े नीचे बैठ गए। हमें डीएनए की जरूरत थी तो हमने आरएनएस प्रोटीएस मिला दिए। अच्छा, हमने डीएनएस क्यों नहीं मिलाया? डीएनएस क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि अगर डीएनएस ही मिला देते तो डीएनए ही टूट जाता, तो इसका यूज नहीं करना है। ध्यान रखना, डीएनए का यूज नहीं करना है क्योंकि तो डीएनए को ही तोड़ देगा। जो बात अभी इतनी समझाइए, इसको पहले नोट भी कर लो आप। हाँ, ये डायग्राम से समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। एनसीईआरटी पढ़ते टाइम भी डायग्राम सामने रखो फिर पढ़ो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आप ये डायग्राम नोट कर लीजिए। किया इतना नोट? अच्छा, यहां पे बच्चों अभी हमने समझा था टेस्ट ट्यूब में आरएनएस प्रोटीएज मिलाए। ये टेस्ट ट्यूब में आरएनएस प्रोटीएज ने क्या किया, जैसे टेस्ट ट्यूब में आरएनएस प्रोटीएज मिलाएगा, आरएनएस ने आरएनए को तोड़ा, प्रोटीएज ने प्रोटीन को तोड़ा।
बताओ, आरएनए टूट गया, प्रोटीन टूट गया, क्या बचा? डीएनए। अब यहां पर जो डीएनए बचा है, केवल डीएनए बचा होता, बाकी आरएनए प्रोटीन सब टूट चुके होते। टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए होता तो है, लेकिन बच्चों वो आपको दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। मतलब सेल में से डीएनए बाहर निकाल दे, टेस्ट ट्यूब में भर भी दे, आपको कुछ नजर ही नहीं आता है। इवन डीएनए के थ्रेड भी नजर नहीं आते। हम चाहते हैं कम से कम डीएनए के थ्रेड तो दिखे, तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर चिल्ड इथेनॉल मिलाते हैं। चिल्ड इथेनॉल की खास बात यह होती है कि चिल्ड इथेनॉल डीएनए अवक्षेपण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अवक्षेपण मतलब प्रेसिपिटेशन के लिए। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, जैसे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां पर डीएनए है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। यहां बच्चों इस तरह से यहां पर टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे डीएनए भरा हुआ है लेकिन दिखेगा नहीं। इसको देखने के लिए हमने यहां पर चिल्ड इथेनॉल के मॉलिक्यूल लगा दिए, और ये जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस डीएनए के साथ जुड़ते हैं और डीएनए का प्रेसिपिटेशन करा देते, अवक्षेपण करा देते। अवक्षेपण से होता यह है कि ये जो डीएनए है यहां बच्चों इस तरह से थ्रेड की फॉर्म में ऐसे दिखने लग जाता है, ऐसे थ्रेड्स की फॉर्म में आपको नजर आने लग जाता है। क्लियर? ये बच्चों कुछ एग्जैक्टली इस तरह से दिखता है, ये ऐसा ऐसा, ये अपने एनसीईआरटी के डायग्राम में ऐसे ऐसे डीएनए यहां पर दिखने लग जाते हैं। क्लियर? अब यहां पर क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में से इन थ्रेड्स को बाहर निकालना होता है। तो इसको बाहर निकालने के लिए हम यहां ऐसा ब्रश डालते हैं, और उस ब्रश को डालने के बाद इसको ऐसे घुमाते, इस ब्रश को ऐसे घुमाएंगे तो ये जितने भी थ्रेड्स है ये इन डीएनए के ये थ्रेड्स डीएनए के इस ब्रश के चारों तरफ जुड़ेंगे और इसको ऐसे बाहर खींच लेंगे। टेस्ट ट्यूब में से ऐसे डीएनए के थ्रेड को बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को स्पूलिंग कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी में ऐसा कोई डायग्राम बना रखा होगा, ऐसे ब्रश डाल के इसको ऐसे बाहर निकाल रहे हैं और ऐसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को स्पूलिंग नाम दिया जाता है। इस तरह का एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा है। क्लियर? एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था, डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए, डीएनए को प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेपण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? याद रखना, चिल्ड इथेनॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चिल्ड इथेनॉल का रोल क्या है बच्चों? डीएनए को प्रेसिपिटेट करने में, और यहां से फाइनली ये डीएनए को बाहर निकाल देते हैं। तो हमने क्या सीखा? सेल वॉल टूटी, सेल मेम्ब्रेन टूटी, उनके टुकड़े नीचे बिठाए, डीएनए आरएनए प्रोटीन में से आरएनएज ने आरएनए को तोड़ा, प्रोटीएज ने प्रोटीन को तोड़ा, डीएनए आ तो गया लेकिन दिख नहीं रहा था, थ्रेड्स नजर नहीं आ रहे थे, तो चिल्ड इथेनॉल मिला दिए। उसने डीएनए का प्रेसिपिटेशन किया, बड़े आसानी से डीएनए को बाहर कर लिया। प्रक्रिया का नाम दे दिया गया स्पूलिंग। जो बात यहां पर अभी आपको समझाई है, ये क्लियर हुई सबको अच्छे से? ये बच्चों बायोटेक का अपना पहला पार्ट होता है, डीएनए का पृथक्करण। अब बच्चों अगर डीएनए पृथक हो गया है तो अब ये जो डीएनए यहां पर बाहर आया होगा, ये डीएनए जो बाहर आया होगा, इसे डीएनए को कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा। अरे वांछनीय जीन को लाने के लिए इसको काटना पड़ेगा। किससे काटेंगे? आरी से। तो वही अगला स्टेप होगा। पहले इसको नोट कर लो। हुआ है? अब यहां पे चलाते हैं बायोटेक की सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या आती है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का खंडन या डीएनए को काटना। यह बच्चों डीएनए था, आरी डालेंगे, आरी डालेंगे तो ये डीएनए कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भाई जो डीएनए बाहर आ गया उसको हमने आरी से काटा तो इससे कई टुकड़े बन गए। अब इन टुकड़ों में से क्या सारे टुकड़े काम के? नहीं, सारे काम के नहीं है। इसमें से ये काम का मान लीजिए, तो जो वांछनीय जीन है, अब इन टुकड़ों में से इस वांछनीय जीन का चयन करना पड़ता है। चयन कैसे करते हैं इसका आइडिया मैं आपको दे चुका हूं। तो अगली स्टेप यही चलती है, अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा वांछनीय जीन का पृथक्करण या उसका चयन किया जाता है। अच्छा, अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ साथ हम ऑटो रेडियोग्राफी और जीन सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं। यह भी मैंने आपको सिखाया था। कुछ इस तरह का एक डायग्राम मैंने बना के समझाया होगा। जो डीएनए है उसको उठा के इस जेल में डाल देते हैं। यहां पे बच्चों मार्कर डीएनए डाल देते हैं। मान लीजिए वांछनीय जीन की साइज, वांछनीय जीन की साइज 15 केबी की है। कितने केबी की है? 15। तो जो मार्कर डीएनए हमने यहां डाला है 15 केबी का है, तो उसके सामने वाली जो जीन होगी यही 15 केबी की होगी, और ये एक तरह से अपनी वांछनीय जीन है। अब इस वांछनीय जीन को लाने के लिए इस जेल को यहां से काटेंगे, इसको मेल्ट करेंगे, डीएनए बाहर आ जाएगा। प्रक्रिया का नाम इल्यूशन होगा, और ये जो जीन आ गई वांछनीय जीन आ गई। अच्छा, ये वांछनीय है या नहीं इसको और कंफर्म करना हो तो यस, इस पे प्रोब भी लगा सकते हैं, या इसका ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन से इसकी सीक्वेंसिंग करके कंफर्म भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सब बात कैसे की जाती है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा भी चुका हूं। जो बात यहां पर अभी बताई क्लियर हुई सबको अच्छे से? तो ये तो बनाने की जरूरत नहीं, चाहे बस स्टेप का नाम लिख लीजिए आप लोग, तो कि वांछनीय जीन का हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम चयन कर लेते हैं। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सारी बातें हम मॉलिक्यूलर चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, तो चाहे तो एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा।
थर्ड स्टेप के बाद अगली स्टेप चलाते हैं, फोर्थ, पीसीआर द्वारा वांछनीय जीन की संख्या में वृद्धि। जो डिजायर जीन आई है, मान लीजिए बहुत कम है, उसकी संख्या में वृद्धि करना है, तो संख्या में वृद्धि करने के लिए हम पीसीआर चलाते हैं। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा इन विट्रो संश्लेषण करके हम वांछनीय जीन की कई प्रतिलिपियां, कई संख्या बनाते हैं, लेकिन यह सब सेल के बाहर होता है। पीसीआर सेल के बाहर काम करता है और उसमें 3 स्टेप काम में लेते हैं, कुछ इस तरह से। ऐसे बच्चों हम लोग एक मशीन काम में लेते हैं, पीसीआर मशीन। ये मैं आपको पहले समझा भी चुका हूं, मॉलिक्यूलर चैप्टर में सब बता चुका हूं उसके बारे में। वांछनीय जीन को डालेंगे, इस ट्यूब का नाम एपेंड्रोफ ट्यूब, इसको बंद करेंगे, आवश्यक चीजें सब डाल देंगे इसमें, यहां से प्रोग्राम सेट करेंगे। और जब यहां प्रोग्राम सेट करेंगे 3 स्टेप, 3 स्टेप के नाम बोलो सभी, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, कुछ इस तरह से। विकृतीकरण, डीनेचुरेशन 94 डिग्री पर, दोनों स्टैंड अलग अलग हो गई। प्राइमर का जुड़ना, एनिलिंग 54 डिग्री पे होता है। एक्सटेंशन, लंबी चेन का बनना, यह 72 डिग्री पे होता है। तो 3 स्टेप हो गई, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। और इस तरह से पीसीआर के स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं पीसीआर में? हाँ, वेरी गुड, टेग डीएनए पॉलीमरेज। इन सब के बारे में आपको सब समझा चुका हूं, इसको भी एक बार रिवाइज करना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है पीसीआर से कई बार। अच्छा, इसको भी नोट कर लो आप लोग, इसको बनाने की जरूरत नहीं, ये हम पहले समझ चुके डिटेल में, बस आप तो ये स्टेप का नाम लिख लो चाहे तो। अगली स्टेप, वांछनीय जीन को, जो वांछनीय जीन है उसकी संख्या बढ़ गई, 1 से 2 हमने कर दी, 2 से 4 कर दी। वांछनीय जीन को अब संवाहक वेक्टर के साथ जोड़ेंगे और आरडीएनए का निर्माण करते हैं। जैसे बच्चों ये अपनी वांछनीय जीन को लाने के लिए इको R1 से काटा था, डिजायर्ड जीन को लाने के लिए यहां से लेके यहां तक ये अपनी वांछनीय जीन थी, इसके साइड में इको R1 की साइड थी, इको R1 की साइड थी, इको R1 से काटा, डिजायर्ड जीन यहां बाहर आ गई। अब बच्चों ये जो संवाहक होता है, बताओ इसको किस आरी से काटे? वांछनीय जीन को लाने के लिए इको R1 से काटा, तो इसको भी सेम आरी से काटेंगे, समान आरी द्वारा काटना। अच्छा, सेम से क्यों काटेंगे? यह सेम से काटना इसलिए जरूरी होता है ताकि यहां के स्टिकी एंड और यहां के स्टिकी एंड एक दूसरे के पूरक बनेंगे, ताकि इनको जोड़ना आसान हो जाएगा। और जोड़ने वाला एंजाइम, वेरी गुड, लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देगा और जोड़कर यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करेगा। तो बहुत आसान तरीका, वांछनीय जीन को सेम आरी से काटा, वेक्टर को भी सेम आरी से काटा, जोड़ा लाइगेज से और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, बताओ अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या करें? हां, इसको उठा के यस होस्ट की कोशिका में प्रवेश करें, तो यही अपना अगला स्टेप होता है। फोर्थ के बाद चाहे तो इसको बना लो। अगली स्टेप आती है 5th स्टेप, यहां पर पोषी कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए वांछनीय जीन का निवेशन किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल में प्रवेश कराते हैं। जब यहां होस्ट सेल में प्रवेश कराते हैं, इसमें 2 तरीके होते हैं। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में पहुंचाने के लिए 2 तरीके, एक इनडायरेक्ट तरीका होता है, दूसरा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट तरीके का मतलब होता है कि जिसमें हम वेक्टर का उपयोग करते हैं, वेक्टर का उपयोग करते हैं, मतलब जैसे ये वांछनीय जीन को पहुंचाना था, इस वांछनीय जीन को पहुंचाना था, तो इसको हमने इस वेक्टर के साथ जोड़ा, फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और इसकी मदद से इसको बच्चों हम होस्ट में पहुंचाएंगे। तो ऐसे वेक्टर की मदद से पहुंचाना, यह तो कहलाता है इनडायरेक्ट तरीका। लेकिन एक खास बात यह है, आज के टाइम पर ऐसे तरीके भी आ चुके हैं जिसमें हम वेक्टर का उपयोग करते नहीं, मतलब ये वांछनीय जीन को हम डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं, यह तरीका कहलाता है डायरेक्ट। एक तरीका तो हम वेक्टर की मदद ले, लेकिन आज के टाइम पर ऐसे तरीके भी आ गए बिना वेक्टर के भी पहुंचा सकते, बिना वेक्टर के, और उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो 2 तरीके हैं, उसमें पहला आता है इनडायरेक्ट, संवाहक द्वारा जीन का ट्रांसफर, वेक्टर द्वारा जीन का ट्रांसफर, और इसमें संवाहक के बिना जीन स्थानांतरण, वेक्टर के बिना भी जीन स्थानांतरण किया जा सकता है। क्लियर? अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड में मैं आपको 3 तरीके समझाऊंगा। बैक्टीरिया में कैसे स्थानांतरण करते हैं, पादप में और जंतु में। तो बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, उनमें जीन स्थानांतरण के क्या तरीके हैं, वेक्टर के द्वारा कैसे पहुंचाते वो समझेंगे। अच्छा, डायरेक्ट तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, बिना वेक्टर के भी हम पहुंच सकते हैं। इसमें एक आता है माइक्रो इंजेक्शन, हिंदी में कहें सूक्ष्म अंतक्षेपण, इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक विधि या पार्टिकल घन मेथड, जीन घन भी इसको कहते हैं, रासायनिक विधि केमिकल की मदद से,
और लाइपोसोम द्वारा जीन स्थानांतरण, मतलब कई सारे तरीके हैं। तो याद रखना, डायरेक्ट तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक, केमिकल, ऐसे लाइपोसोम द्वारा बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, हमारे पास जो डिजायर्ड जीन है इसको पहुंचाने के दो तरीके हैं, वेक्टर का यूज करें और वेक्टर का यूज ना करें। अगर वेक्टर का यूज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट, उल्टा मतलब है अप्रत्यक्ष, और बिना वेक्टर के पहुंचा रहे तो प्रत्यक्ष। मैं आपको ये तरीके और ये तरीके सारे ही बच्चों में डिटेल में आपको समझाऊंगा। एक एक करके सबको स्टार्ट करते हैं, चाहे तो अभी इनकी हेडिंग बस लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम समझाते हैं जीवाणुओं में बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। इतना नोट किया आपने? अब इसमें पहला केस, जीवाणुओं में जीन स्थानांतरण। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना, जब तक हो वेक्टर यूज करना चाहिए, वेक्टर यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रांसफर करना ज्यादा आसान होता है। अच्छा, बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण कैसे करते हैं वो आपको समझाते हैं। ये बच्चों टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले बैक्टीरिया की सेल को ले लेते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब, उसमें बैक्टीरिया की सेल को हमने डाल दिया, जैसे ई कोलाई को डाल दिया। इस सेल के अंदर एक कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, और ये बच्चों यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, डीएनए छोटा अणु होता है या बड़ा? मॉलिक्यूलर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डीएनए एक वृहद अणु होता है, बड़ा अणु होता है, और साथ ही साथ ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, जलरागी नेचर के होते हैं। तो आरडीएनए या डीएनए की हम बात करें, ये जलरागी होता है और साथ ही साथ ये एक वृहद अणु है। जलरागी का मतलब हाइड्रोफिलिक, जलरागी का एग्जैक्ट मतलब इंग्लिश में अगर हम लिखें हाइड्रोफिलिक, पानी के प्रति आकर्षण दर्शाने वाला हाइड्रोफिलिक होता है। साथ ही साथ ये वृहद अणु, वृहद मतलब बड़ी साइज का होता है, देख भी रहे हैं काफी बड़ी साइज का होता है। अब बच्चों, जब हम इसको यहां पहुंचाना चाहते हैं तो हमें सेल में पहुंचाते टाइम दो बाउंड्री क्रॉस करनी है। पहली बाउंड्री तो होती है सेल वॉल और दूसरी बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन, मतलब इस सेल वॉल और इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर ले जाना है। अच्छा, सेल वॉल से पहुंचाना तो फिर भी आसान होता है, पोर उसमें बंद भी जाते हैं। मेम्ब्रेन बड़ी दिक्कत करती है। मेम्ब्रेन में दिक्कत यह आती है कि मेम्ब्रेन से हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल तो पहुंच जाते हैं, हाइड्रोफिलिक इतनी आसानी से नहीं पहुंचते, और डीएनए हाइड्रोफिलिक है तो ये मेम्ब्रेन इसको जान नहीं देती। तो इसीलिए अब क्या किया जाता है, इसको अंदर पहुंचाने के लिए यहां पर ऐसे पोर्स बनाने पड़ेंगे, छिद्र बनाने पड़ेंगे, और वो छिद्र थोड़े बड़े बनाएंगे ताकि डीएनए अंदर पहुंच जाए। क्लियर? छिद्र बनाने से पहले खास बात यह की जाती है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम जैसे बाइवेलेंट धनायन को मिलाते हैं। द्विसंयोजन, इंग्लिश में कहूं तो बाइवेलेंट धनायन को मिलाया जाता है। बाइवेलेंट मतलब जिस पर 2 चार्ज है, तो कैल्शियम +2 जैसे धनायन को मिलाया गया, टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम डाल दिया गया, यहां पर ऐसे कैल्शियम को डाल दिया गया। इससे क्या फायदा? आप लोग सभी जानते हैं कैल्शियम पर चार्ज पॉजिटिव है और डीएनए पर नेगेटिव होता है, तो ये कैल्शियम इस डीएनए से जुड़ जाता है। और एक और खास बात ये होती है, ये जो कैल्शियम है इस सेल वॉल के साथ, कोशिका भित्ति के साथ बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा रखता है, सेल वॉल के साथ भी आसानी से जुड़ जाता है। ऐसे समझो, ये बच्चों टेस्ट ट्यूब थी, ये यहां पर डीएनए, अब यहां पर एक कैल्शियम क्या करता है, एक तरफ तो ये यहां पर सेल डीएनए से जुड़ जाता है और एक तरफ सेल वॉल से जुड़ जाता है। तो कैल्शियम इस सेल वॉल और डीएनए को आपस में बाइंड करने में हेल्प करता है, मतलब ये इधर भी जुड़ जाता है, इधर भी जुड़ जाता है, तो इसकी बाइंडिंग करने में हेल्प करता है। अच्छा, जब डीएनए यहां बाइंड हो जाएगा तो बड़े आसानी से इसको अंदर प्रवेश करा सकते हैं। एक बात यह ध्यान रखना, बिना कैल्शियम के भी जीन ट्रांसफर हो सकता है। बात को सुनना अच्छे से, बिना कैल्शियम के भी जीन ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसमें सक्सेस रेट बहुत कम आती है, सक्सेस की रेट बहुत कम होती है। इसीलिए यहां पर कैल्शियम डाल देते हैं ताकि यह सेल आसानी से डीएनए को ग्रहण कर ले। और ऐसी सेल को अब नाम दे देते हैं सक्षम कोशिका, कॉम्पिटेंट सेल। यह नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सक्षम कोशिका। सक्षम कोशिका कहते किसको है? यह कोशिका डीएनए अपग्रहण के लिए अधिक सक्षम है, मतलब ऐसी सेल जो डीएनए को आसानी से ले ले, उसको हम सक्षम, नाम से समझ में आ रहा है, डीएनए ग्रहण करने के लिए सक्षम है, तो ऐसी सेल को हम कॉम्पिटेंट या सक्षम कोशिका कहते हैं। अच्छा, सक्षम बनाने के लिए कैल्शियम आयन डालते हैं ताकि ये आसानी से डीएनए ग्रहण कर ले। एक बार फिर सुनना, क्या बिना कैल्शियम के जीन स्थानांतरण हो सकता है? हो सकता है, लेकिन सक्सेस कम मिलती है, इसलिए कैल्शियम डाल देते हैं ताकि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। अच्छा, जितना भी काम किया जाता है सब कुछ 0 डिग्री मतलब आइस पर किया जाता है।
आइस में करने के लिए बहुत आसान काम है। एक फ्लास्क के अंदर बर्फ के टुकड़े रख लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को उठा के यहां रख दिया। बताओ चारों तरफ क्या भरा हुआ है? आइस। आइस भरी है मतलब 0 डिग्री ठंडा ठंडा है, और इसके अंदर इस सेल को उठा के यहां रख दिया जाता है, मतलब इस टेस्ट ट्यूब को उठा के रख देते हैं ताकि सेल को सब कुछ 0 डिग्री ठंडा ठंडा फील हो। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? पहले इतना बना भी लेना आप लोग, क्लियर इतना। अब बच्चों इसके आगे क्या करते हैं, यही डायग्राम में फिर से यहां बना रहा हूं, सेम डायग्राम है, वही आइस वाला है, 0 डिग्री सेल को रख रखा है, कैल्शियम डाल रखा है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसी टाइम सेम इसी टाइम अभी जो टेस्ट ट्यूब है ये सब कुछ 0 डिग्री पे है। अब हम एक फ्लास्क लेंगे, उस फ्लास्क के अंदर पानी गर्म करेंगे और लगभग 42 डिग्री के आसपास। अब यहां से इस टेस्ट ट्यूब को उठा के इस 42 डिग्री पे अचानक पहुंचाएंगे, यानी अगली स्टेप आती है सडनली ट्रांसफर एट 42 डिग्री। अचानक 42 डिग्री पर ट्रांसफर करेंगे, मतलब ये फ्लास्क है, पानी भर रखा है, 42 डिग्री है, यहां कितना है 0, यहां कितना है 42। अब इस टेस्ट ट्यूब को उठा के यहां पर रखना है, लेकिन सडनली अचानक, जैसे इसको हम अचानक यहां पहुंचा देंगे, मतलब ये टेस्ट ट्यूब उठा के यहां पहुंचा देंगे। अच्छा, अचानक पहुंचाने से फायदा यह होता है कि जब 0 से 42 पे आता है तो सेल को यहां पर एकदम शॉक लगता है, झटका लगता है। यहां 0 डिग्री था, सेल को सब ठंडा ठंडा फील हो रहा था, लेकिन 42 आते ही सेल को लगता है जैसे किसी ने आग लगा दी है। अचानक से यहां टेम्परेचर बढ़ गया है तो सेल एकदम अपने आप को डिस्टर्ब कर लेती है। जैसे होता है ना, किसी को अचानक चाटा पड़ता है तो अपने आप में एक हल्का सा डिस्टर्बेंस फील करता है। सेम वही बात है कि 0 से इसको 42 पे पहुंचा, अचानक इसको पहुंचाया तो सेल यहां डिस्टर्ब होती है, और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से यहां पर एक छिद्र बन जाता है। अरे बात समझे, मतलब सेल को हमने एक शॉक लगाया, एक झटका दिया ताकि यहां पर एक छेद बन जाए, और छिद्र बनने से फायदा यह होता है कि यह डीएनए उठकर बड़ी आसानी से इस सेल के अंदर प्रवेश करेगा। अरे बात समझ में, और अचानक ही पहुंचाना है, यह नहीं रखना कि पहले 0 डिग्री से 10 डिग्री पहुंचा है, फिर 15 पहुंचा है। अगर ऐसे पहुंचाएंगे तो सेल अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, इसलिए सडनली 42 डिग्री पर रखते। अच्छा, 42 डिग्री पर रखेंगे फॉर 2 मिनट्स। कितने मिनट के लिए बच्चों? 2 मिनट। मतलब इसको 42 डिग्री पर रखा हुआ है, घड़ी में देखते जाएंगे कितने मिनट के लिए, 2। जैसे बच्चों 2 मिनट होगा फिर सडनली ट्रांसफर एट 0 डिग्री, फिर से हम इसको 0 डिग्री पर यहां पहुंचा देंगे, मतलब वही आई से फिर इसको उठा के यहां 0 डिग्री पर रख दिया। अच्छा, आप देखो ये डीएनए यहां पर अंदर की तरफ प्रवेश कर गया। अब बात आती है फिर 0 पे क्यों रखते हैं? फिर 0 पे बच्चों इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो पोर बने हैं, इन पोर को यहां पर भरना भी पड़ेगा, क्योंकि ये पोर अगर परमानेंट रहे तो सेल का साइटोप्लाज्म बाहर निकलता जाएगा और सेल ही मर जाएगी। तो इन पोर को फिल करने के लिए, इन छिद्रों को बंद करने के लिए वापस 0 डिग्री पर रखते हैं, और जैसे 0 डिग्री पर रखते हैं ये छिद्र यहां पर ऐसे बंद हो जाते हैं। तो छिद्रों को बंद करने के लिए वापस इसको कितने डिग्री पे ट्रांसफर करते हैं? 0 डिग्री। तो हमने क्या किया, 0 डिग्री से 42 पे पहुंचाया, 2 मिनट होते ही फिर 42 से 0 पे पहुंचाया। हम यहां पर सेल को एक तरह से शॉक लगा रहे हैं, झटके दे रहे हैं। अच्छा, शॉक लगा रहे हैं इसीलिए ये जो पूरा ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया, इसे हम हीट शॉक ट्रीटमेंट, ताप प्रघात उपचार कहा जाता है। क्या नाम देते हैं? ताप प्रघात उपचार। इंग्लिश में कहे हीट शॉक ट्रीटमेंट, तो इसे हम हीट शॉक ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसको बना भी लो आप लोग। बना लिया। और तरीका बहुत आसान है, क्या सिखाया मैंने, एक आउटलाइन फिर देता हूं। टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम आयन डाला, सेल की दक्षता बढ़ गई, नाम बोलो, कॉम्पिटेंट सेल। 0 डिग्री से 42 पे पहुंचाया, पोर बन गए, पोर बनने से डीएनए अंदर जाएगा, फिर 0 पे रख देंगे ताकि पोर वापस बंद हो जाए, और ट्रीटमेंट का नाम हीट शॉक ट्रीटमेंट। ये जितनी भी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, ये अपनी एनसीईआरटी में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखिए, वहां डायग्राम नहीं बना रखे तो वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं होते। आप इन डायग्राम बना के उसको समझो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्लियर? तो ये बना भी लीजिएगा सभी। क्लियर? ये बच्चों हमने पहला तरीका समझा था, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, जीवाणु के अंदर। अगला पार्ट जो अब हम समझेंगे और वो समझने वाले हैं, पादप में जीन स्थानांतरण। प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर कैसे किया जाए। प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन बैक्टीरिया का। ऐसे बाय यूजिंग बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया काम में लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की खास बात क्या होती है, इस बैक्टीरिया में टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। बैक्टीरिया के अंदर आप जानते हैं प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड का नाम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है।
अच्छा, जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये मेन डीएनए, और इस मेन डीएनए के अलावा यहां पर ये प्लाज्मिड बैठा है और इस प्लाज्मिड का नाम था टीआई प्लाज्मिड। क्लियर? अच्छा, ये टीआई प्लाज्मिड डाइकोट प्लांट में क्राउन गोल्ड रोग करता है। डाइकोट प्लांट के अंदर क्राउन गोल्ड डिजीज करता है। क्राउन गोल्ड डिजीज वो डिजीज है जिसके अंदर प्लांट के अंदर एक ट्यूमर या प्लांट के अंदर एक तरह से कैंसर टाइप का वहां पर बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, कैंसर बन जाता है, जहां पर सेल अनकंट्रोल डिवाइड करती रहती है। एग्जैक्टली यहां पर होता क्या है, जैसे बच्चों ये डाइकोट प्लांट है, ये डाइकोट प्लांट था। अब ये जो डाइकोट प्लांट था, इस डाइकोट प्लांट को हमने सॉइल में ग्रो कर रखा है। यहां पर सॉइल के अंदर ही ये बच्चों इस तरह का ये बैक्टीरिया होता है। अब प्लांट में मान लीजिए यहां पे कट लगा, यहां कट लगा, कट वाली जगह से केमिकल रिलीज होता है एसिटोसिरिंगोन। ये नाम आगे लिखवाऊंगा मैं आपको। कौन सा केमिकल? एसिटोसिरिंगोन। ये एसिटोसिरिंगोन केमिकल इन बैक्टीरिया को यहां बुलाता है। अच्छा, जब ये बैक्टीरिया यहां पहुंच जाते हैं तो यही एसिटोसिरिंगोन इन बैक्टीरिया की कुछ सेल को, कुछ जीन को एक्सप्रेस कराता है और यहां पर इन सेल्स को अनकंट्रोल डिवाइड कराता है। और जब ये अनकंट्रोल डिवीजन होता जाता है तो इसी से एक ट्यूमर बन जाता है। इसी डिजीज का नाम है क्राउन गॉल डिजीज। डिजीज का नाम क्राउन गॉल डिजीज। तो क्राउन गॉल डिजीज इस बैक्टीरिया का ये टीआई प्लाज्मिड करा देता है, बैक्टीरिया का टीआई प्लाज्मिड। इस प्रोसेस को मैं और डिटेल में भी आपको समझाऊंगा। ये तो मैंने क्राउन गॉल क्या होता है वो समझाया। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन में आरआई प्लाज्मिड होता है। जैसे इसके अंदर क्या था? टीआई। आर का मतलब होता है रूट, आई का मतलब इंड्यूसिंग। तो पूरा नाम बोलो, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। अच्छा, ये रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्या करता है? आरआई प्लाज्मिड डाइकोट प्लांट्स में हेरी रूट डिजीज करता है। हेरी रूट डिजीज का मतलब होता है कि रूट्स के अंदर ये एक्सेसिव हेयर का डेवलपमेंट कर देते हैं। बहुत ज्यादा एक्सेस में यहां पर ऐसे, बहुत ज्यादा एक्सेस में यहां पर ऐसे हेयर बनते जाते हैं। इसको हम हेरी रूट डिजीज कहते हैं। अच्छा, ये किसकी वजह से होता है? राइजोजीन की वजह से। तो दो बैक्टीरिया, एक बार फिर समझना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है और ये क्राउन गॉल डिजीज करता है। ये रूट इंड्यूसिंग होता है और ये रोमिल जड़ हैरी रूट डिजीज को यहां पर उत्पन्न करने का काम करता है। अच्छा, मैं आप लोगों को कैसे ये क्राउन गॉल डिजीज होती है वो सिखाऊंगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा, ये वाला अपने सिलेबस में है भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। मैं आपको ये सिखाऊंगा। हां, इसकी भी प्रोसेस सेम ही रहती है, आप बस इसको समझ लो। मैं आपको डिजीज समझाऊंगा कि डिजीज कैसे होती है, फिर आप लोग अपना साइंटिफिक दिमाग यूज करना और मुझे बताना कि कैसे हम इस बैक्टीरिया का यूज करके जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? तो पहले मैं आपको डिजीज क्लियर करता हूं कि कैसे ये होती है। पहले इतना नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिया। अब ये डिजीज कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पे बच्चों ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो है, ये तो इसका मेन डीएनए, ये इसका मेन डीएनए, और मेन डीएनए के अलावा एक डीएनए और होता छोटा है, सिखाने के लिए मैंने बड़ा बना रखा है, और ये है टीआई प्लाज्मिड। अच्छा, क्वेश्चन तो एक ही बनता है, टीआई प्लाज्मिड किस बैक्टीरिया में पाया जाता है? ई कोलाई? अरे ई कोलाई नहीं, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। यही क्वेश्चन आ जाता है। अब इस टीआई प्लाज्मिड की खास बात यह होती है कि इसमें एक टी डीएनए होता है। टी का मतलब होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही टी डीएनए प्लांट में ट्रांसफर होता है। अभी बच्चों मैं आपको समझाऊंगा कि यह पूरा प्लाज्मिड प्लांट में नहीं जाता। इस प्लाज्मिड का केवल यह टी डीएनए वाला सेक्शन ही प्लांट में जाता है। कौन सा वाला? केवल टी डीएनए। इसके अंदर बच्चों एक स्पेशल जीन होती है, वीर जीन। इसी तरह से यहां पर एक साइट ओआरआई साइट होती है। ओआरआई साइट का काम होता है पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन करना, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन यह जो वीर जीन है, इस वीर जीन के भी कई भाग होते हैं, इसमें भी कई सेक्शन होते हैं। वीर जीन ए, बी, सी, डी, एस है। इनमें से कुछ वीर जीन क्या करती है, इस टी डीएनए को रेप्लिकेट कराती है और इसको प्लांट में भेजती है, केवल टी डीएनए का रेप्लिकेशन कराती है। क्लियर? अच्छा, ओआरआई साइट से पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है, वीर जीन से केवल ये टी डीएनए रेप्लिकेट होता है और यही केवल प्लांट में जाएगा। इस टी डीएनए की खास बात है, ध्यान से देखना सभी, इसके अंदर यहां पर इस जगह पर एक स्पेशल जीन लगी है जिसका नाम है टीआई जीन। टीआई का फुल फॉर्म ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। यही ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होती है जो प्लांट में एग्जैक्टली ट्यूमर कराती है। अब होता क्या है, मान लीजिए बच्चों ये यहां पर
द्विपत्री पादप कोशिका डाइकोट प्लांट है। समझाने के लिए मैंने इस प्लांट को यहां बना दिया। यह बच्चों डाइकोट प्लांट है। अब इस प्लांट में कहीं पे कट लग गया, तो जहां कट लगता है वहां से केमिकल रिलीज होता है। कौन सा? एसिटोसिरिंगोन। यही एसिटोसिरिंगोन क्या करता है? इन बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है और साथ ही साथ इस वीड जीन का एक्सप्रेशन कराता है। मतलब वीड जीन से आरएनए प्रोटीन बनाने को प्रमोट करता है। अब ये वीड जीन क्या करती है यहां पर? अच्छा, ये तो प्लांट का डीएनए। वीड जीन यहां पर क्या करती है? इस पूरे के पूरे टीडीएनए को रेप्लिकेट करती है। बात को समझना, यहां से लेके और ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट ये रेप्लिकेट कराती है। यहां से लेके और यहां तक का पार्ट रेप्लिकेट कराती है। क्लियर? और जैसे ही रेप्लिकेट हुआ, टीआई जीन भी इसके अंदर साथ साथ जाएगी, क्योंकि उसी का भाग है। अब बच्चों यही वीड जीन क्या करती है? बैक्टीरिया और प्लांट इन दोनों के बीच में कैसी ट्यूब का निर्माण कर देती है। यह सब वीड जीन की वजह से होता है। वीर का मतलब होता है वायरुलेंट, मतलब रोगकारी। यही जीन एग्जैक्टली रोग करने में मदद कर रही है। टीडीएनए को रेप्लिकेट किया, यहां पर ट्यूब बनाई, और इसी से बच्चों यहां पर यह टीडीएनए प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। यह प्लांट के अंदर ऐसे ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, इसको ट्रांसफर करा कौन रहा है? वीड जीन। सारा काम मैंने कहा ना वीड जीन का है। क्या सीखा है, कुछ समझ में आया? घाव वाली जगह से केमिकल रिलीज हुआ, वीड जीन को एक्सप्रेस कराया, टीडीएनए को रेप्लिकेट किया, उसकी एक कॉपी प्लांट में भेजी। अच्छा, जब यह प्लांट में जाता है, अब यह प्लांट में जाते ही नहीं, ये जो प्लांट का आपको डीएनए दिख रहा है, प्लांट सेल का डीएनए, इस प्लांट सेल के डीएनए में जाके ये इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट मतलब जुड़ जाता है। यह टीडीएनए पादप कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है। पादप के डीएनए से जुड़ जाता है कुछ इस तरह से। ये आके बच्चों आप देख रहे हैं, यहां पे आके ये ऐसे जुड़ गया, ये इस तरह से यहां पे आके जुड़ गया। अच्छा, ये प्लांट के मेन डीएनए में जुड़ जाता है। ये मेन डीएनए था, उसमें जुड़ गया। इसमें जुड़ने का फायदा क्या है? फायदा यह होता है कि एग्जैक्टली होता क्या है, इस टीडीएनए के पास ओआरआई साइट नहीं है। अगर ये यहां आ भी गया तो ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता था। तो इसने क्या समझदारी दिखाई? मेन डीएनए से जुड़ गया। अब इससे क्या होगा? प्लांट की सेल के अंदर यहां जो ओआरआई साइट थी, प्लांट की सेल में जो ओआरआई साइट थी, जैसे यहां से रेप्लिकेशन चालू होगा, यह भी रेप्लिकेट करता जाएगा। एक बार फिर समझो क्या सिखाया। टीडीएनए क्या प्लांट के डीएनए में जुड़ गया? यस, जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? हां, इसलिए जुड़ गया ताकि ओआरआई साइट से जैसे ये रेप्लिकेट हो, यह भी साथ साथ रेप्लिकेट करता जाए और आगे की सेल में ट्रांसफर भी होता जाए। अरे बात समझ में? तो इसीलिए इसको मेन डीएनए के साथ जुड़ जाता है। अब बच्चों यहां पर ये जो टीडीएनए है, ये टीडीएनए अपना काम चालू करता है। इस टीडीएनए के अंदर मुझे बताओ, ये जो जीन थी, ये वाली जीन एग्जैक्टली होती है टीआई जीन। इस वाली जीन का नाम क्या था? टीआई जीन। ये पूरा का पूरा तो टीडीएनए था। इस टीडीएनए के अंदर ये टीआई जीन थी। अब ये टीआई जीन से आरएनए बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, और यही प्रोटीन अल्टीमेटली ऑक्सीन और साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन का निर्माण करती है। क्या सीखा, एक बार फिर समझना। टीआई जीन से आरएनए प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। वो एंजाइम ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का निर्माण करते हैं। वैसे प्लांट के अंदर ऑक्सीन साइटोकाइनिन नॉर्मली बनते हैं, लेकिन इस जीन ने ऑक्सीन साइटोकाइनिन के निर्माण को और बढ़ा दिया। अच्छा, सेल में ऑक्सीन साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ गया। मान लीजिए यह कोई कोशिका है, ऑक्सीन साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ जाए। अगर किसी सेल में आप ऑक्सीन साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ा दो, तो यह सेल यहां पर 1 से 2 मतलब डिवाइड होने लगेगी, फिर यह 2 से 4 और ऐसे अनकंट्रोल डिवाइड होती जाती है। यहां पर यही होता है, यह सेल यहां पर ऐसे अनकंट्रोल डिवाइड होती लगती है। और जब ये ऑक्सीन साइटोकाइनिन से अनकंट्रोल डिवीजन होगा, तो इसी की वजह से ट्यूमर बन जाता है। तो एग्जैक्टली ट्यूमर कैसे बनता है, मैं एक बार फिर आपको क्लियर करता हूं, फिर समझिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ढंग से आंसर देना। इस बैक्टीरिया का नाम सभी बोलेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस, बड़ा फेमस नाम है ये। इसके अंदर जो प्लाज्मिड है, नाम बोलो, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड के अंदर डीएनए का नाम टीडीएनए। टी क्यों कहते हैं? क्योंकि यही टी मतलब ट्रांसफर प्लांट में ट्रांसफर होता है, पूरा नहीं हो रहा है, केवल यही प्लांट में ट्रांसफर होता है, इसलिए ट्रांसफर डीएनए। इस ट्रांसफर डीएनए का एक्सप्रेशन कौन कराता है? वीड जीन, या इसका रेप्लिकेशन कराती है। वीड जीन ने जैसे इस टीडीएनए को रेप्लिकेट किया, इसकी कॉपी प्लांट में गई, और प्लांट में जाती ही नहीं, क्या सिखाया? मेन डीएनए में भी जुड़ जाती है। अच्छा, मेन डीएनए में क्यों जुड़ गई? ताकि ओआरआई साइट के साथ साथ इसका रेप्लिकेशन होता जाए। अच्छा, यहां पर ये जो टीआई जीन थी,
ये जो टीआई जीन लगी है, ये टीआई जीन एग्जैक्टली करती क्या है? टीआई जीन ही ऑक्सिन साइटोकाइनिन का निर्माण करती है। इससे क्या होगा? ऑक्सिन साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ने से ये सेल यहां अनकंट्रोल डिवाइड हो जाती है और इसी से यहां पर अल्टीमेटली बन जाता है ट्यूमर, मतलब ऐसे यहां पर ट्यूमर का निर्माण होता है। तो ट्यूमर कैसे होता है, कुछ समझ में आया बच्चों अच्छे से? तो ट्यूमर कैसे होता है, ये बात मैंने आपको यहां पर समझा दी। अब आप मुझे बताओ, इस टीडीएनए का ये पार्ट यूजफुल है या हार्मफुल है? टीआई जीन वाला हार्मफुल है। अब यहां पर मान लीजिए मेरे पास कोई वांछनीय जीन है और इस वांछनीय जीन को प्लांट में पहुंचाना है, बताओ क्या करें? क्या करना चाहिए? क्या इस पूरे टीडीएनए को उड़ा दे? नहीं, हम यहां पर क्या करेंगे, टीआई जीन को हटाएंगे और अपने काम के जीन को यहां चिपका देंगे। किसको हटाएंगे? टीआई जीन हटाओ, काम के जीन चिपकाओ, बस इतना सा काम करना है और बाकी सारा काम अपने आप होता जाएगा। क्लियर? पहले डायग्राम आप सब बना लो, बना लिया इतना। अब बच्चों यहां पर क्या होता है, ये जो टीआई जीन थी, ये टीआई जीन यहां से हटती है। अच्छा, ये तो प्लांट की सेल थी, हमने पता ही है। यहां से ये टीआई जीन हटी। अच्छा, टीआई जीन हट गई तो एक गैप बन गई। अब इसी गैप वाली जगह पर वांछनीय जीन, ये मान लीजिए अपनी वांछनीय जीन है, तो इस वांछनीय जीन को उठा के यहां पे जोड़ दिया जाता है। यहां पर किसको जोड़ दिया गया? वांछनीय जीन को, मतलब यह के जुड़ गई। किस जगह पे जोड़ना है? जहां पर टीआई जीन थी। तो टीआई जीन को तो हटा दिया और उसकी जगह काम की जीन को चिपका दिया। अब यहां पर बैठे बैठे बस देखते रहना है। वीड जीन इसको यहां से रेप्लिकेट करेगी तो हमारी वांछनीय जीन भी रेप्लिकेट होगी। अब ये टीडीएनए के साथ साथ प्लांट में चली जाएगी। अच्छा, प्लांट में जाएगी नहीं, प्लांट के मेन डीएनए में जुड़ेगी और प्लांट के अंदर मेन डीएनए में जुड़कर प्लांट के डीएनए के अंदर आप जुड़ोगे तो अब यहां पर यह वांछनीय जीन आ गई और साथ ही साथ ओआरआई सेट से जैसे रेप्लिकेशन होगा यह भी रेप्लिकेट करेगी। तो एक बात मुझे बताओ, यहां पर हमने वांछनीय जीन को अल्टीमेटली प्लांट में पहुंचा दिया। क्लियर? और अब यहां ट्यूमर भी नहीं होगा क्योंकि हमने हानिकारक पार्ट को हटा दिया। यहां पर हानिकारक पार्ट कौन सा था? टीआई जीन। वही तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ा रही थी, नुकसान करा रही थी, तो उसको हटा दिया। हानिकारक पार्ट को हटा के उसकी जगह काम की जीन लगा दी और काम की जीन लगा के बस देखते रहे और सारा काम यहां पर अपने आप होता गया और अपने आप ये प्लांट के मेन डीएनए में जुड़ गया। अरे बात समझ में? तो ये फाइनली जाकर प्लांट के मेन डीएनए में जुड़ जाता है। तो कैसे जीन ट्रांसफर किया गया? क्लियर हुआ? किसको हटाया? टीआई जीन, उसकी जगह वांछनीय जीन लगाई और सारा काम अपने आप होता गया, हम बस देखते रहे। ये सब नेचुरल होता है, इसे हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और खास बात, केवल प्लांट में जाता नहीं है, मेन डीएनए में जुड़ जाता है। इससे क्या होता है? हां, आगे की सारी सेल में इससे जब 2 सेल बनेगी, 4 सेल बनेगी, हर सेल के अंदर यह वांछनीय जीन ट्रांसफर होती चली जाएगी। एक सेल में जीन पहुंचाने से काम नहीं होगा, प्लांट की हर सेल में जीन पहुंचाने के लिए यह काम किया जाता है। जो बात मैंने आपको समझाई क्लियर हुई? तो जितना कुछ यहां समझाया, इन पॉइंट को हम नोट भी कर लेते हैं। टी डीएनए ट्रांसफर डीएनए वह डीएनए जो पादप में स्थानांतरित होता है। पादप में घाव के स्थान से एसिटोसिरिंगोन रसायन मुक्त होता है। यह रसायन वीड जीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करता है। वीड जीन को क्या करता है बच्चों? एक्सप्रेस कराता है। वीड जीन का उत्पाद, मतलब वीड जीन से जो प्रोटीन बनते हैं, टी डीएनए को प्रतिकृत करते हैं और प्लांट में स्थानांतरित करते हैं। मतलब टी डीएनए का रेप्लिकेशन भी करते हैं और प्लांट में स्थानांतरण भी करते हैं। टी डीएनए की टीआई जीन में किसके निर्माण की जीन होती है? ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन संश्लेषण की जीन होती है। यह नीट में आ चुका है क्वेश्चन। टी डीएनए में किसकी जीन है? ऑक्सिन साइटोकाइनिन की निर्माण। अच्छा, यह भी आ चुका है। प्लांट में पूरा प्लाज्मिड जाता है? नहीं, प्लांट में केवल टी डीएनए ट्रांसफर होता है। क्लियर? अगला आता है, प्लाज्मिड में से हानिकारक टीआई जीन हटा देते हैं। हानिकारक टीआई जीन, ये बच्चों यहां का जो बीच का टीआई जीन वाला पार्ट था, इस टीआई जीन को क्या कर देंगे? हटा देंगे और टीआई जीन की जगह वांछनीय जीन को जोड़ देते हैं। अच्छा, टीआई जीन हटा देते हैं। अब इस प्लाज्मिड को अहानिकारक टीआई प्लाज्मिड, इंग्लिश में बड़ा अच्छा नाम बोलते हैं, डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। डिसआर्म्ड का मतलब हार्मफुल पार्ट को हटा देना, उसको हम डिसआर्म्ड या उसको हम अहानिकारक बना देते हैं। अच्छा, टीआई जीन के स्थान पर वांछनीय जीन निवेशित की जाती है। यहां पर वांछनीय जीन को जोड़ा जाता है। अब वांछनीय जीन टी डीएनए के साथ साथ पादप में स्थानांतरित होती है और पादप कोशिका के मेन डीएनए से जुड़ जाती है। बात समझ में? ये जो मैंने पॉइंट बताया, ये भी आप ध्यान रखें, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर इतना बच्चों अच्छे से? अच्छा, ये हमने प्लांट में जीन ट्रांसफर कैसे करते हैं ये हमने सीखा। और ये ध्यान रखना, प्लांट में जीन ट्रांसफर ये डाइकोट प्लांट के लिए था। डाइकोट प्लांट में एसिटोसिरिंगोन ही रिलीज होता है।
मतलब जहां घाव लगता है वहां एसिटोसिरिंगोन केवल डाइकोट में रिलीज होता है, मोनोकोट में नहीं होता। तो इसलिए मोनोकोट के लिए उपयुक्त नहीं है, डाइकोट के लिए ही यह बैक्टीरिया काम में आता है। मोनोकोट में और तरीके हैं, आगे मैं वो भी बता दूंगा आपको। यह डाइकोट के लिए था। अच्छा, यहां पर जितनी बातें समझाई, अब इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, हमें जीन पहुंचाना है। समझाने के लिए ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। अब आप बताओ बच्चों, ये हमें डिजायर्ड जीन पहुंचानी है। अब आप सोच समझ के बताना, ये डिजायर्ड जीन हम प्लांट में कहां पहुंचाए? प्लांट के तन में पहुंचाए, उसके जड़ में पहुंचाए, कहां पहुंचाए ताकि इस पूरे प्लांट की हर सेल में हमारी काम की जीन चली जाए? बताओ, ये वांछनीय जीन कहां पहुंचाएंगे? एक बात ये ध्यान रखना बच्चों, अगर इस प्लांट के अंदर हम जीन पहुंचा दे कोई फायदा नहीं है। मतलब एनवायरमेंट में कोई प्लांट खड़ा है, हम उसमें जीन डाल के आ जाए, कोई काम नहीं करेगी। हम ये काम इसकी अगली पीढ़ी के लिए करते हैं। एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, यहां पर इस प्लांट के अंदर जो एंथर है या इसके अंदर जो ओव्यूल होता है, एंथर या जो ओव्यूल वाला पार्ट होता है, इनके अंदर अपनी काम के जीन को पहुंचाएंगे। काम के जीन कहां पहुंचाएंगे? एंथर या ओव्यूल के अंदर। अच्छा, एंथर ओव्यूल से अब जैसे बच्चों इनका यहां फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन से अल्टीमेटली जायगोट बनेगा, फिर ये जायगोट से अल्टीमेटली सीड बन जाएगा, और इस सीड के अंदर हमारी काम की जीन होगी। मतलब हमारी काम की जीन एग्जैक्टली कहां होगी? सीड के अंदर। फिर इस सीड्स को उठा के, अब इन सीड्स को उठा के इसे ग्रो किया जाएगा, और जब ये ग्रो करेंगे तो इसके अंदर हमारी डिजायर्ड जीन हर सेल में होगी। अरे सीड में जायगोट के अंदर एक सेल से दो बनी, दो से चार, चार से आठ, तो जितनी भी सेल बनेगी हमारी काम की जीन हर सेल में चलती जाएगी। और अब इनसे जितने भी प्लांट आगे के बनाएंगे, ये सारे के सारे प्लांट में अपनी वांछनीय जीन होगी, और ऐसे प्लांट को नाम दिया जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। क्योंकि इसमें हमने जीन ट्रांसफर कर दी, तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाते हैं। कहने की बात क्या है, जो प्लांट एग्जिस्टिंग है, खड़ा है, जो प्लांट फील्ड में लगा हुआ है, उसमें जीन पहुंचाने से कोई फायदा नहीं होता। हम उसकी अगली पीढ़ी के लिए काम करते हैं। मतलब इसमें जीन पहुंचाएंगे कहां? एंथर ओव्यूल में। फिर उससे जो जाइगोट बनेगा, सीड्स बनेगा, उस सीड्स को उठा के लगाएंगे, तो अब जो प्लांट बनेंगे ये फायदा देंगे। मतलब उस प्लांट में फायदा नहीं होगा, जीन पहुंचाने का फायदा अगली पीढ़ी के लिए किया जाएगा। और अगली पीढ़ी की कौन सी सेल में जीन होगी? सारी सेल, हर सेल के अंदर अपनी वांछनीय जीन होगी, और ऐसे प्लांट को नाम दिया जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। अरे बात समझ में? तो ये याद रखना, जो प्लांट पहले से प्रेजेंट है उसमें जीन नहीं पहुंचाते, अगली जनरेशन के लिए काम किया जाता है। क्लियर इतना? तो ये हमने प्लांट में जीन ट्रांसफर करने का तरीका सीखा। हम बच्चों जीन ट्रांसफर के बारे में समझ रहे थे, पाथवे के बारे में हमने समझा था, जंतुओं में जीन ट्रांसफर कैसे किया जाए। एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर, जंतु कोशिका में जीन स्थानांतरण। मान लीजिए बच्चों, ये कोई एनिमल है, इसके अंदर हमें जीन डालनी है, ये यहां पर कोई जीन है, ये इसके अंदर यहां पर ट्रांसफर करनी है। अब बात आती है इसके अंदर ये जीन कहां ट्रांसफर की जाए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जब हम जीन ट्रांसफर करते हैं तो उसकी बॉडी की हर सेल में जानी चाहिए। जैसे हमने जीन को पहुंचाया, मान लीजिए हम स्किन में पहुंचाए, तो ऐसा नहीं कि स्किन में ही रहनी चाहिए, पूरी बॉडी में ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर हम इस एनिमल के अंदर जीन पहुंचाए, मान लीजिए जीन यहां पर हमने ट्रांसफर कर भी दी, लेकिन ये इसकी पूरी बॉडी में नहीं फैल पाती, तो अगर आप देखोगे तो ये जीन यहीं की यहीं रहेगी, मतलब पूरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होती। तो बात आती है, एनिमल के अंदर अगर जीन पहुंचाना है तो फिर कहां पर ट्रांसफर करनी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जीन ट्रांसफर करने के लिए यहां से एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल लेंगे, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, और उसके बाद भ्रूणीय अवस्था की हम कुछ सेल्स लेंगे। अच्छा, सेल्स के नंबर बहुत कम है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर इस जीन को यहां न पहुंचा के यहां ट्रांसफर करेंगे। किसमें? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जीन ट्रांसफर की जाएगी। एनिमल में जीन पहुंचाना है तो वेक्टर का नाम रिट्रोवायरस। तो रिट्रोवायरस की मदद से इन भ्रूणीय अवस्था की सेल में जीन पहुंचाएंगे, और यहां पर जीन ट्रांसफर करेंगे तो इन सेल्स के अंदर जीन चली गई। अच्छा, ये जीन जैसे ये सेल डिवाइड होगी, बाकी की हर सेल में भी ट्रांसफर होती जाएगी। मतलब 1 से 2, 2 से 4, ऐसे हर सेल में ट्रांसफर होती जाएगी। अब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल को उठा के ये ट्रांसफर कर दिया जाता है सर्वोगेट मदर के अंदर, मादा में प्रत्यारोपित कर दी जाएगी। मतलब ये भ्रूणीय अवस्था मादा में ट्रांसफर कर दी। अब मादा में ट्रांसफर करने के बाद जब यहां संततियां उत्पन्न होगी, तो इन संततियों के अंदर हर सेल के अंदर अपनी डिजायर जीन पहुंच जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर एनिमल में डायरेक्ट जीन पहुंचाते, मतलब इसको उठा के यहां डायरेक्ट पहुंचाते, तब तो ये बॉडी में नहीं जा पा रही थी। तो क्या किया गया, एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल को लिया, जीन को पहुंचाया, रिट्रोवायरस की मदद से सर्वोगेट मदर में ट्रांसफर किया,
और अब जो संततियां बनेगी हर संतति के अंदर ये डिजायर जीन पहुंच चुकी होगी। तो यहां जीन ट्रांसफर कब किया गया? भ्रूणीय अवस्था में। मतलब कोई बच्चा पैदा हो गया और उसके बाद उसमें जीन ट्रांसफर की जाए, काम नहीं करेगी। मतलब यह सक्सेस तब मिलती है जब भ्रूणीय स्टेज में ही जीन पहुंचा दी जाए या जाइगोटिक स्टेज में पहुंचा दी जाए, ताकि इससे बॉडी की हर सेल के अंदर जीन पहुंच जाए। क्लियर? तो एनिमल में जीन ट्रांसफर कैसे की जाती है, यह तरीका। अच्छा, इसमें वेक्टर कौन सा काम में लेते हैं? तो रिट्रोवायरस। क्लियर? चाहे तो आप ये डायग्राम बना लीजिए। किया कंप्लीट। अच्छा, अब यहां पे बच्चों इसी पॉइंट को हम यहां नोट करते हैं। जंतुओं में जीन स्थानांतरण तभी पूर्ण रूप से सफल हो सकता है जब जीन को जाइगोटिक या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ट्रांसफर किया जाए। या तो जाइगोटिक अवस्था में डाल दो या अर्ली भ्रूणीय अवस्था में ट्रांसफर कर दिया जाए। इससे बॉडी की हर सेल में पहुंचेगी। क्लियर? एक खास बात और, मुख्य रूप से यहां दो मेथड होती है। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड जिसमें हम माइक्रो इंजेक्शन लगाते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट वेक्टर का यूज करना जिसमें हम डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस। अच्छा, डिसआर्म्ड का मतलब हानिकारक पार्ट को हटा देंगे। रिट्रोवायरस जीन ट्रांसफर कैसे करता है? सेम बच्चों को टीआई प्लाज्मिड जैसी कहानी है। टीआई प्लाज्मिड की हमने हानिकारक जीन को हटाया था, यहां पर भी इसकी हानिकारक जीन को हटा के वहां वांछनीय जीन को ट्रांसफर कर देंगे। हानिकारक पार्ट को हटाना, इसी को नाम दिया जाता है डिसआर्म्ड। तो यहां हम डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस का उपयोग करते हैं। तो एनिमल में जीन पहुंचाने के लिए माइक्रो इंजेक्शन और रिट्रोवायरस सबसे मेन है। अच्छा, यहां पे बच्चों माइक्रो इंजेक्शन कैसे किया जाता होगा, इन बातों को और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक मैं जीन ट्रांसफर करते टाइम वेक्टर का यूज आपको समझा रहा था। क्लियर? जैसे यहां वेक्टर रिट्रोवायरस था, लेकिन बच्चों कुछ डायरेक्ट तरीके भी है, बिना वेक्टर के भी जीन पहुंचा सकते हैं। जैसे डायरेक्ट तरीका में आता है माइक्रो इंजेक्शन। ये कैसे काम करता है, इनके बारे में अब मैं आपको समझाऊंगा। तो जीन ट्रांसफर का अगला तरीका आता है डायरेक्ट मेथड। पहला तरीका कौन सा था? इनडायरेक्ट। अब दूसरा तरीका डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला आता है इसमें संवाहक रहित जीन ट्रांसफर। संवाहक रहित मतलब बिना संवाहक के, और इसमें सबसे फर्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन। अच्छा, नाम से काफी कुछ समझ में आता है। माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन मतलब सेल को हम यहां पर इंजेक्शन लगाते। यह टेक्निक जंतु कोशिकाओं के लिए सबसे बेस्ट है, जंतुओं के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन बच्चों इससे पादप में भी उपयोग किया जा सकता है। एनिमल के लिए बेस्ट है, लेकिन प्लांट में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। माइक्रो इंजेक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हम सेल को कहीं ना कहीं इंजेक्शन लगाने वाले हैं। जैसे बच्चों ये कोई सेल है, ये सेल है, इस सेल के अंदर ये जो यहां पे बना रखा है, ये तो साइटोप्लाज्म भरा है, और ये वाला पार्ट ये इसका न्यूक्लियस है। ये बच्चों इसका न्यूक्लियस केंद्रक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां एक ऐसा इंजेक्शन लेंगे, इसके अंदर डिजायर जीन को रख देंगे। अब यहां पर इस सेल को इंजेक्शन लगाएंगे, और इंजेक्शन भी इतने अच्छे तरीके से लगाएंगे कि ये डीएनए डायरेक्टली बच्चों इस न्यूक्लियस में जाए। मतलब यहां सेल को लेंगे और उसको एक इंजेक्शन लगाने वाले, और इंजेक्शन भी कैसे लगाना है, ये पार्ट डायरेक्ट कहां जाए, उसके न्यूक्लियस में। ये इंजेक्शन बहुत एक्सपर्ट आदमी लगा सकता है, क्योंकि एक छोटी सी सेल जो दिखती तक नहीं है उसको इंजेक्शन लगाना बहुत बड़ा काम होता है। यह सारा काम माइक्रोस्कोप के अंदर किया जाता है। अच्छा, जब यहां पर इंजेक्शन लगाएंगे तो यह वाला डीएनए यहां पहुंचेगा। अच्छा, यहां बच्चों केवल जीन ट्रांसफर करने से काम नहीं होगा। अब ये जो जीन हमने माइक्रो इंजेक्शन से पहुंचाई है, ये बच्चों यहां पर इस मेन डीएनए के साथ जुड़नी भी चाहिए। मैं यहां पर बार बार ऐसा क्यों कहता हूं, मेन डीएनए से जुड़नी चाहिए। हां, मेन डीएनए से जुड़ना इसलिए जरूरी है ताकि इसकी जो ओआरआई साइट है उसका यूज करके रेप्लिकेट भी हो सके, और जैसे ही रेप्लिकेट होगा, इससे बच्चों जब यहां दूसरी सेल बनेगी तो उसके अंदर भी अपनी डिजायर्ड जीन आ जाएगी। बात समझ में? मतलब आगे की सारी सेल में ट्रांसफर हो तो इसके लिए यहां पर मेन डीएनए के साथ जुड़ना भी जरूरी है। मुझे एक यहां बात बताइए, यहां हमने कौन सा वेक्टर काम में लिया? अच्छे से बताना, वेक्टर कौन सा काम में लिया? कोई नहीं। तो बिना वेक्टर के भी हम जीन पहुंचा सकते हैं। डायरेक्टली हमने ट्रांसफर किया, इसलिए नाम लिया गया डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन आए, क्या बिना वेक्टर के जीन पहुंचाई जा सकती है? यस, पहुंचाई जा सकती है। आज के टाइम पर ये तरीके आ चुके हैं। हां, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, जब तक वेक्टर हो वेक्टर यूज करना चाहिए, क्योंकि वेक्टर की मदद से जीन ट्रांसफर करने में सफलता ज्यादा मिलती है। क्लियर? हां, बिना वेक्टर के भी जीन पहुंचा तो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा बढ़िया तरीके होते हैं। क्लियर? माइक्रो इंजेक्शन एनिमल के लिए तो बेस्ट है, एनिमल की सेल के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन प्लांट में क्या होता है? प्लांट के अंदर बच्चों आप सभी जानते हैं, जैसे ये प्लांट है,
तो इस प्लांट के अंदर ऐसे बाहर की तरफ सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल के अंदर की तरफ, सेल वॉल के अंदर की तरफ ये बच्चों होती है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर की तरफ होती है सेल वॉल। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको इंजेक्शन लगाते हैं। यहां पे बच्चों जब ये माइक्रो इंजेक्शन लगाएंगे, ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे, तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें बाहर की तरफ सेल वॉल है और सेल वॉल का नेचर हार्ड है, सेल वॉल कठोर होती है। अगर हम इंजेक्शन लगाएंगे तो यहां प्रॉपर इंजेक्शन लग ही नहीं पाएगा क्योंकि सेल वॉल बहुत कठोर है। तो प्लांट के अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले इस सेल वॉल को यहां से हटाना पड़ेगा, मतलब यहां से इस सेल वॉल को हटाना पड़ेगा। अगर बच्चों यहां से इस सेल वॉल को ऐसे हटा दिया जाए, ऐसे बच्चों यहां से इस सेल वॉल को अगर हटा दिया जाए तो केवल सेल मेम्ब्रेन बचेगी। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन वाली जो अब ये सेल है, ऐसी सेल को यहां पर, ये सेल मेम्ब्रेन वाली जो सेल है, ऐसी सेल को यहां नाम दिया जाता है प्रोटोप्लास्ट। क्या नाम देंगे बच्चों, प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल को हटा दो, बाकी बची सेल प्रोटोप्लास्ट, और इसी प्रोटोप्लास्ट के अंदर हम डिजायर्ड जीन को पहुंचा देंगे। यानी प्लांट में अगर हमें डायरेक्ट पहुंचाना है तो पहले उसकी सेल वॉल को हटाना पड़ेगा और सेल वॉल को हटा के फिर हम माइक्रो इंजेक्शन लगा सकते हैं। क्वेश्चन आए, माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए बेस्ट है, एनिमल के लिए, लेकिन ऐसे पूछे क्या यह प्लांट में यूज नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन पहले हमें उसकी सेल वॉल हटानी पड़ेगी। सेल वॉल हटा दी तो बची सेल प्रोटोप्लास्ट, और उसके अंदर फिर हम इंजेक्शन लगाएंगे। बात समझ में? यहां पर पहले बच्चों ये दोनों लाइनें लिखो और ये डायग्राम बना भी लो कि माइक्रो इंजेक्शन कैसे किया जाता है। क्लियर? अच्छा, ये तो डायरेक्ट मेथड का पहला तरीका था। आगे के तरीके लेते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम सेल के अंदर पोर्स बनाते हैं। ऐसे समझिएगा, यहां प्लाज्मा झिल्ली में अस्थायी छिद्र उत्पन्न करते हैं जिससे डीएनए को कोशिका के अंदर प्रवेश करा सके। आपको समझाने के लिए एक फ्लास्क ले लिया, इसके अंदर ये होस्ट सेल रख ली, और यहां पर अब क्या करेंगे, यहां बच्चों एक तरफ लगा देंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक तरफ लगा देंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देंगे और यहां डिजायर्ड जीन को रख देंगे। क्लियर? अब यहां पर जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से ये जो होस्ट की सेल है इसमें से पोर्स बन जाते हैं, और जब ये पोर बन गए, छिद्र बन गए, तो इन्हीं छिद्रों से होता हुआ डीएनए अंदर पहुंचेगा। मतलब इन छिद्रों से होता हुआ डीएनए अंदर पहुंच जाएगा। अब मुझे यहां बताओ, यहां पर हमने जीन को पहुंचाने के लिए सेल को एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया, इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसमें पोर बनाया, इसलिए टेक्निक का नाम बन गया इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक की खास बात यह होती है कि इसमें जब जीन की नंबर डाली जाती है तो इसमें एक जैसी कई सारी जीन रखनी पड़ती है। ये एक सारी बहुत सारी जीन रखेंगे, इतनी सारी में से कुछ ना कुछ तो जाएगी, और केवल मेन यहां ट्रांसफर करने से काम नहीं चलेगा, मेन डीएनए के साथ जुड़ना भी जरूरी है। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, मेन डीएनए से जुड़ना इसलिए जरूरी है ताकि ये रेप्लिकेट कर आगे की सेल में भी जा सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हमने पोर बनाया, टेक्निक का नाम इलेक्ट्रोपोरेशन। क्लियर? अगला तरीका, पार्टिकल गन, बायोलिस्टिक या जीन गन। ये जो मेथड है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो वो जो माइक्रो इंजेक्शन समझाया था वो इंपॉर्टेंट है, और ये जीन गन, पार्टिकल गन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम से भी समझ में आ रहा है, जीन गन। जीन गन मतलब जीन को हम गन की हेल्प से यहां पहुंचाने वाले हैं। गन मतलब हाई स्पीड के यहां पर बुलेट की फॉर्म में इसको ट्रांसफर करने वाले हैं। एग्जैक्टली यहां किया क्या जाता है, यह मेथड पादपों के लिए उपयोगी है। सबसे मेन बात किसके लिए बेस्ट है, प्लांट के लिए। इसमें डीएनए से आवृत स्वर्ण या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों को उच्च वेग से पादप कोशिका पर बौछार की जाती है। हम यहां पर क्या करेंगे, डीएनए को लेंगे और हाई स्पीड से वहां पर ट्रांसफर करेंगे। अब सोचो जरा, मैंने डीएनए को लिया और ऐसे हाई स्पीड से फेंका, क्या फेंक पाएंगे? ऐसे तो जा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, स्वर्ण या टंगस्टन के साथ कोट कर दिया जाता है ताकि वो एक सूक्ष्म कण बन जाए, माइक्रो पार्टिकल्स बन जाए, ताकि हाई स्पीड से उसको एसिलेट कर सके, ट्रांसफर कर सके। यहां बच्चों ऐसे गोल्ड या टंगस्टन का यूज करते हैं और उनके साथ ये डीएनए को अटैच कर दिया जाता है। अच्छा, गोल्ड या टंगस्टन लेने का फायदा क्या है? गोल्ड और टंगस्टन ये दोनों इनर्ट है, इनएक्टिव मेटल से, और ये टॉक्सिसिटी भी क्रिएट नहीं करती। ये दोनों नॉन टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक होती है, इनर्ट होती है। अगर ये सेल में चला भी जाए तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। तो यहां पर गोल्ड या टंगस्टन के ऐसे कण बना लिए जाते हैं जिसके अंदर यहां डीएनए रखा होता है। अब इन कणों को
हाई स्पीड से हम प्लांट सेल के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? ये मेथड अच्छे से याद रखना, पादपों के लिए सबसे उपयोगी है। पार्टिकल घन, इसका दूसरा नाम बायोलिस्टिक, ये नाम याद रखना। बायोलिस्टिक मेथड, जीन गन मेथड प्लांट के लिए सबसे बेस्ट होती है। इसमें गोल्ड या टंगस्टन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं इनका? क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होता है। यहां बच्चों हमने ये गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल बना लिए। बनाने के बाद यहां एक ऐसी मशीन काम में ली जाती है। इस मशीन के अंदर इन गोल्ड या टंगस्टन के माइक्रो प्रोजेक्टाइल या इन कणों को यहां रख देते। ये जो गोल्ड टंगस्टन के कण थे यहां रख दिए, इसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल कह देते। और यहां की तरफ ये टारगेट सेल रख देते। यहां बच्चों इस तरह से ये टारगेट सेल रखी हुई, यहां बच्चों इस तरह से ये टारगेट सेल रखी होती है। अब बच्चों यहां पर क्या करेंगे, इसको यहां से हाई स्पीड से ऐसे एसिलेट करेंगे। जब इसको हाई स्पीड से एसिलेट करेंगे तो ये गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल हाई स्पीड से टारगेट सेल के ऊपर बम्बार्ड होते। यहां पे बच्चों कुछ इस तरह से इनको हाई स्पीड से ट्रांसलेट किया तो ये यहां से ऐसे गया और ये हाई स्पीड से इन सेल्स के ऊपर इनकी बौछारें कर दी जाती है। अच्छा, अब यहां पर जो अंदर डीएनए रखा होता है वो बच्चों डायरेक्टली ऐसे सेल के अंदर प्रवेश करता है। मतलब ये जो डीएनए था फाइनली कहां चला जाता है? सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां हाई स्पीड से पहुंचाते, लगता है ऐसा जैसे ये कोई गन है और उससे हाई स्पीड से इसको पहुंचा रहे हैं, तो टेक्निक का नाम बन गया था जीन गन। जीन गन या इसी को हम पार्टिकल गन या बायोलिस्टिक मेथड कहते हैं। यहां पर हमने कौन सा वेक्टर यूज किया? कोई नहीं। और वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं मतलब ये डायरेक्ट मेथड है। और मैं फिर कहूंगा ये मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए बेस्ट है? प्लांट के लिए। ये प्लांट के लिए सबसे उपयोगी मेथड है। क्लियर? तो ये भी चाहे तो आप इस तरह से डायग्राम बना के भी इसको समझ सकते हैं। सेल के ऊपर यहां पर क्या कर दी जाती है? बम्बार्डमेंट किया जाता है। क्लियर? अगला तरीका आता है, अच्छा डायरेक्ट मेथड में ही अगला तरीका, और वो आता है रसायन के माध्यम से जीन स्थानांतरण। रसायन मतलब केमिकल की मदद से। एक केमिकल यूज किया जाता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करके डीएनए को होस्ट के अंदर पहुंचाया जा सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं? फ्लास्क लेते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं, पीईजी इसको शॉर्ट में कहते हैं। अब यहां पर ऐसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का एक सॉल्यूशन ऐसे भरा होता है। यहां पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का ऐसे सॉल्यूशन भर दिया गया, इसके अंदर होस्ट सेल को रख दिया गया और ये डिजायर्ड जीन रख दी गई। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है? यहां पर इन डीएनए के साथ जुड़ता है, मेम्ब्रेन के साथ जुड़ता है और यहां पर ऐसे पोर बना के ये अंदर ट्रांसफर करता है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्लियर नहीं है कि कैसे इसने ट्रांसफर किया होगा। एग्जैक्ट क्रियाविधि अभी पता नहीं है कि कैसे ट्रांसफर करते। हां, यह देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन में डिजायर्ड जीन को रखते हैं तो वो इन मेम्ब्रेन में पोर्स बनाता है, उनसे ये डीएनए यहां पर प्रवेश कर जाता है। लेकिन इसमें सक्सेस रेट बहुत बहुत कम होती है। यानी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करके अगर हम जीन ट्रांसफर करते हैं तो जीन ट्रांसफर करने की रेट बहुत कम होती है। इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को लाइपोसोम के साथ यूज किया जाता है। यानी अगला तरीका, हां यह जरूर याद रखना, क्या केमिकल की मदद से जीन पहुंचा सकते हैं? यस। उस केमिकल का नाम तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर? अगले नंबर पे लेते हैं लाइपोसोम के माध्यम से जीन स्थानांतरण। बात आती है लाइपोसोम है क्या? लाइपोसोम बच्चों छोटे छोटे लिपिड के बैग है, लिपिड की थैलियां हैं जिसके अंदर वांछनीय जीन को रखा जाता है। लाइपोसोम, इस विधि में डीएनए को वसा मतलब लिपिड की थैली में संलग्न कर दिया जाता है और इस थैली को प्रोटोप्लास्ट या सेल मेम्ब्रेन के साथ जोड़ दिया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है? यह वांछनीय जीन है और इसको बच्चों इस होस्ट सेल पोषक कोशिका में ट्रांसफर करना है। अच्छा, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होना चाहिए, इसके अंदर केवल कोशिका झिल्ली है, सेल वॉल हटा रखी है, मतलब यह एक तरह का प्रोटोप्लास्ट वाली सेल है। प्रोटोप्लास्ट किसको कहते हैं? सेल वॉल हटा दो, सेल वॉल हटा दो तो बची सेल, सेल मेम्ब्रेन बची होगी, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कह देंगे। अब इसे डीएनए को यहां पहुंचाना है तो पहले क्या करेंगे? इन्हें बच्चों ऐसे लिपिड की बैग में भर लेंगे। ये बच्चों यहां पर जो बैग बना है ये लिपिड का बैग है, या आप कह सकते हो लिपिड की एक मेम्ब्रेन बना रखी है। यहां बच्चों इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड की ऐसी एक मेम्ब्रेन बना रखी होती है और उसके अंदर डिजायर्ड जीन को भर दिया गया और यही लिपिड का बैग क्या नाम दिया गया? लाइपोसोम। अब ये जो लाइपोसोम होता है, इस लाइपोसोम को पोषक कोशिका के साथ जोड़ा जाता है। अब बात को ध्यान समझना, आप सभी ने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं वो क्वासी फ्लूइड नेचर प्रदर्शित करते हैं, अर्ध तरलता प्रदर्शित करते हैं।
अर्ध तरलता का मतलब यह है कि इसके फॉस्फोलिपिड यहां से मूव करते करते इसमें चले जाते हैं, इसके फॉस्फोलिपिड यहां से मूव करते करते इसमें चले जाते हैं, दोनों के फॉस्फोलिपिड मिक्स होने लगते हैं और इसी मिक्सिंग की वजह से यहां पर पोर बन जाता है। मतलब दोनों के फॉस्फोलिपिड ऐसे लेटरल पार्श्विक गति करते हैं और इसी पार्श्विक गति से फॉस्फोलिपिड मिक्स हुए और इसी मिक्सिंग से यहां पोर बना और इस पोर से होता हुआ डीएनए अंदर प्रवेश करेगा। तो डीएनए को पहुंचाने के लिए हमने लिपिड का बेग यूज किया, इसका नाम लाइपोसोम। कौन सा वेक्टर काम में लिया? कोई नहीं। तो बिना वेक्टर के भी हम जीन पहुंचा रहे हैं, उसमें हम लाइपोसोम का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि दोनों मेम्ब्रेन आसानी से फ्यूज हो, तो इन दोनों को यहां फ्यूज करने के लिए पीईजी केमिकल का यूज कर लेते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। मतलब दो मेम्ब्रेन कभी आपको चिपकाना हो तो सबसे बेस्ट है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल लगा दो। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इन दोनों को आपस में से जोड़ने का काम करेगा ताकि यहां से डीएनए अच्छे से पहुंच जाए। आगे मैं कभी आपसे पूछूं, दो मेम्ब्रेन चिपकानी है, जोड़नी है, कौन सा केमिकल? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अब मुझे बताओ, डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको 5 तरीके बताए, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, जीन गन, केमिकल रसायन के द्वारा और लाइपोसोम के द्वारा। इन 5 में से आपके एनसीईआरटी में 2 नाम लिखे, वो 2 तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। कौन कौन सा? एक तो जीन गन वाला और एक माइक्रो इंजेक्शन वाला। जीन गन फिर से सुन लेना, एनिमल के लिए बेस्ट है लेकिन प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं, और जीन गन प्लांट के लिए सबसे बेस्ट होता है। बात समझ में? तो ये जितने भी मैंने डायरेक्ट तरीके आपको बताए ये सब आने चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेंगे, हो क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे पूछेंगे, हो प्लांट में जीन ट्रांसफर की डायरेक्ट मेथड, प्लांट में जीन ट्रांसफर की डायरेक्ट मेथड बताओ। अब मैंने यहां पर पहला ऑप्शन दिया टीआई प्लाज्मिड, दूसरा ऑप्शन यहां पर मैंने दे दिया पीबीआर 322। अच्छा, यहां पर फिर बच्चों मैंने थर्ड ऑप्शन यहां पर दे दिया और वो मैंने लिख दिया रिट्रोवायरस, और फोर्थ ऑप्शन मैंने यहां पर दे दिया जीन गन। अब बताओ कौन सा सबसे बेस्ट होगा? प्लांट में जीन पहुंचाना है तो क्या टीआई प्लाज्मिड का यूज करेंगे? तो आंसर टीआई प्लाज्मिड नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डायरेक्ट। ये डायरेक्ट दिखना चाहिए। डायरेक्ट मतलब वेक्टर तो यूज करना ही नहीं है, ये तो वेक्टर हो गए बच्चों। तो डायरेक्ट तरीका कौन सा हो जाएगा? जीन गन। तो हम आंसर दे सकते हैं इसका जीन गन। ऐसे क्वेश्चन बन जाते और ऐसे क्वेश्चन नीट में आए हैं, तो सोल्व करने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बस आप लोगों को क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। एग्जाम में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नजर ही नहीं आता है, तो आप इसको ध्यान से याद रखना। डायरेक्ट मतलब वेक्टर का उपयोग नहीं करना है, बिना वेक्टर के उपयोग के हमें जीन पहुंचाना है। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बच्चों? तो ये भी नोट कर लीजिएगा इतना।